नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मित्रों, मैं आपकी दोस्त एरा आ गई हूँ आपके लिए भारत के वर्तमान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा लिखित पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के आखिरी 8वें चैप्टर द पैसिफिक इंडियन यानी प्रशांत भारतीय का सारांश। यह अंतिम अध्याय इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की समुद्री रणनीति और बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है। इसमें भारत के लिए समुद्री शक्ति का महत्व समझाया गया है। इंडो पैसिफिक भारत की भूराजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का केंद्र है। समुद्री सहयोग और क्वाड जैसी पहलों के माध्यम से भारत वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। तो आइए देखते हैं द इंडिया वे पुस्तक के अंतिम अध्याय का सारांश। जैसे जैसे वैश्विक परिवर्तन हो रहा है, यह स्वाभाविक रूप से नई अवधारणाएं और शब्दावली सामने लाएगा। इंडो पैसिफिक वैश्विक रणनीतिक शब्दावली में हाल ही में जोड़े गए शब्दों में से एक है। 2017 के एपेक शिखर सम्मेलन में इस शब्द का प्रयोग किया गया था और यूएस पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर इंडो पैसिफिक कर दिया गया था। प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने एक दशक पहले भारतीय संसद में 2 महासागरों के संगम पर बात की थी। हालांकि इंडो पैसिफिक शब्द का प्रयोग पहले से ही भारतीय नौसैन्य द्वारा होता आया है तथा अपने विदेश मंत्रालय में एक समर्पित प्रभाग स्थापित करके भारत ने इसे और मजबूती प्रदान की है। जैसे जैसे परिवर्तन आ रहा है, हालात बदल रहे हैं और इंडो पैसिफिक बीते हुए कल की थ्योरी नहीं, अपितु आने वाला भविष्य बनता जा रहा है। विश्व में कई घटनाएं होती रही हैं, परंतु यह अच्छी बात है कि दशकों से इस शब्द के प्रयोग के बिना भी रॉयल नेवी ने इंडो पैसिफिक अप्रोच पर काम किया। इसलिए आज हर कोई इस क्षेत्र पर मालिकाना हक का दावा करने की कोशिश कर रहा है। वर्तमान में ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं जो इस कॉन्सेप्ट को समय के साथ और बड़ा रूप दे रही हैं। इंडो पैसिफिक का अर्थ अलग अलग शक्तियों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन यह उन सभी के लिए एक प्राथमिकता है। भारत के लिए यह एशिया की सीमाओं से परे एक्ट ईस्ट से आगे का अगला लॉजिकल कदम है। जापान के लिए यह क्षेत्र उसके स्ट्रेटेजिक विकास का हिस्सा है। अमेरिका के लिए मिलिट्री थिएटर और नए रुख के लिए केंद्रीय स्थान है। रूस इसे फार ईस्ट के अपने नए हिस्से के रूप में देखता है। यूरोप के लिए यह उस क्षेत्र में लौटने का मौका है जहां से वह पीछे हट गया था। और चीन के लिए यह क्षेत्र सबसे ज्यादा आवश्यक है क्योंकि उसकी समुद्र से पहुंच सीमित है तथा समुद्री क्षमताएं एक ग्लोबल ताकत के रूप में उसके उभरने के लिए जरूरी हैं। शायद इंडो पैसिफिक आज एक स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट के तौर पर फैशन में हो सकता है, लेकिन यह सदियों से एक आर्थिक और सांस्कृतिक वास्तविकता रही है। भारतीयों और अरबों ने चीन के पूर्वी तट तक अपनी छाप छोड़ी है, ठीक वैसे ही जैसे साउथ ईस्ट एशिया के लोगों ने अफ्रीका पर छोड़ी थी। फिर ब्रिटिश साम्राज्य ने इंडो पैसिफिक पर अपना वर्चस्व चलाया, जिसमें इस क्षेत्र का उपयोग न तो फ्री था और न ही स्वतंत्र। परिणामतः दूसरी ताकतों ने भी ब्रिटिश ताकत का रास्ता अपनाया। यदि हम इंडो पैसिफिक दौर की बात करें, तो जब भारतीय सैनिकों ने बॉक्सर विद्रोह में लड़ाई लड़ी, तो जापानी भी सिंगापुर और बर्मा तक आ गए। एंग्लो अमेरिकन सहयोग द्वारा स्रोत आपूर्ति की कोशिशों ने ही 1942 के बाद जापान के खिलाफ चीन की लड़ाई को बनाए रखा। इंडो पैसिफिक का शुरुआती दौर 1945 तक चला और यह पूरे क्षेत्र में ब्रिटिश और अमेरिकी सेनाओं की मौजूदगी में दिखता था। लड़ाई के बाद ब्रिटेन की जगह अमेरिकी शक्ति का विस्तार इस क्षेत्र में हुआ। इससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पैसिफिक की ओर शिफ्ट हो गई, जो बाद में चीन में क्रांति और कोरिया में लड़ाई से और मजबूत हुई। इंडो पैसिफिक जितना हमारा अतीत है, उतना ही भविष्य भी है। इसलिए यह स्ट्रेटेजिक रूप से लाभदायक है या नहीं, यह उस समय की पॉलिटिक्स पर निर्भर करता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसे 1945 के बाद अमेरिकी वर्चस्व ने इंडो पैसिफिक के क्षेत्राधिकार को खत्म कर दिया था, वैसे ही अब अमेरिकी परिवर्तन इसे फिर से बनाने में मदद कर सकता है।
यह इसलिए भी मुमकिन है क्योंकि दूसरे देश भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इनमें चीन के एम्बिशन, भारत के हित, जापान का रवैया, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस और आसियान की जागरूकता शामिल है। अलायंस की तरह स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट भी समय के साथ परिवर्तित होते हैं और इंडो पैसिफिक का समय फिर से आ गया है। आज दुनिया में हो रहे कई दूसरे परिवर्तन की तरह इंडो पैसिफिक के लिए भी अमेरिका के रुख में बदलाव और चीन का उभरना एक ट्रिगर पॉइंट है। एक दशक पहले चीन ने भविष्य के लिए समुद्री ताकत की भूमिका पर जोरदार बहस की थी, क्योंकि चीनी नीति निर्माताओं ने पहले ही यह पहचान लिया था कि अगर देश को ग्लोबल ताकत के तौर पर उभरना है तो उसे मजबूरन समुद्री शक्ति बनना होगा। 2012 का वर्ष केवल पॉलिटिकल लीडरशिप में ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक सोच में भी बदलाव का वर्ष था। हिंद महासागर पर ग्लोबल डेवलपमेंट के असर से भारत भी अछूता नहीं है। हमारी लोकेशन हमें एक खासियत देती है, हालांकि इस स्ट्रेटेजिक बढ़त को इतना हल्के में लिया गया कि इसका समुद्री इस्तेमाल उम्मीद से कम रहा। जैसे जैसे अन्य देशों की नेवी की गतिविधियां बढ़ी, भारत को इन कनेक्टिविटी की कोशिशों से भी निपटना पड़ा। यह चुनौती भी नए प्रकार की है। इस चुनौती का उपाय आवश्यक क्षमता को मजबूत करने, बैलेंस बनाने और सहयोग को बढ़ावा देने में है। भारत के लिए उन शक्तियों के साथ कार्य करना सही रहेगा जो इस क्षेत्र के असर को महत्व देते हों, इसके लिए बड़ी भूमिका की वकालत करते हों और इसकी गतिविधियों से सहज हों। यदि हम भारत की बात करें तो ईस्ट एशिया समिट के द्वारा भारत पहले ही हिंद महासागर से आगे इंडो पैसिफिक तक पहुंच बना चुका है। प्रशांत महासागर में बाइलेटरल, ट्राइलेटरल और मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज में भारत की भागीदारी का अपना महत्व है। हमारी इकोनॉमी का लगातार विस्तार और पूर्व की ओर फोकस ने इसे समुद्री सुरक्षा और सेफ्टी के प्रति सेंसिटिव बना दिया है। इसलिए इंडो पैसिफिक के लिए कॉन्सेप्चुअल जस्टिफिकेशन भारत के बढ़ते हितों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत का अधिकांश ध्यान अपने ऐसे हितों के विस्तार पर केंद्रित होना चाहिए जहां भारत वास्तव में परिवर्तन ला सकता है, और वह हिंद महासागर है। यह न केवल प्रभाव के लिए एक प्राकृतिक क्षेत्र है, परंतु सुरक्षा परिणामों के लिए सर्वोपरि स्थान रखता है। वहां एक मजबूत स्थिति बनाए रखने से भारत का मूल्य और पूर्व के देशों में प्रभाव बढ़ेगा। भारत के लिए अपने भारत प्रशांत दृष्टिकोण को सही बनाना इस बात को सुनिश्चित करने पर निर्भर करता है कि वह अपनी हिंद महासागर रणनीति को सही ढंग से लागू करे। वर्षों तक परिवर्तन की वास्तविकता को नकारने के बाद भारत को इस तथ्य को स्वीकार करना ही पड़ा कि अब महत्तम बड़ी शक्तियां महासागरों पर ही कार्य कर रही हैं। परिणामतः 2015 में एकीकृत समुद्री दृष्टिकोण को आकार देने के लिए क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास यानी सागर नामक पहल की शुरुआत की गई, जिसके मुख्य 4 एलिमेंट्स हैं। पहला, हमारी मुख्य भूमि और द्वीपों की सुरक्षा, अपने हितों की रक्षा, एक सुरक्षित और स्थिर हिंद महासागर और अपनी क्षमताओं को दूसरों के लिए उपलब्ध कराना। दूसरा, समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को गहरा बनाना तथा उनकी क्षमताओं को मजबूत करना। तीसरा, शांति और सुरक्षा को आगे बढ़ाने और इमरजेंसी में जवाब देने के लिए सहयोग से कार्य करना। और चौथा, क्षेत्र के लिए एक संगठित और मिलकर कार्य करने वाला भविष्य जो टिकाऊ विकास को बढ़ाए। सागर एक ज्यादा एक्टिव और परिणाम आधारित भारतीय दृष्टिकोण अपनाता है, जो पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट पर कार्य करता है। इसका परिणाम अंदरूनी क्षेत्रों का जुड़ाव और मजबूत क्षेत्रवाद, समुद्री योगदान और मदद तथा सहयोगी पड़ोसी संघ में दिखता है। किसी भी समुद्री स्ट्रैटेजी की कुछ प्राथमिकताएं होती हैं। आइए अब उसे जानते हैं। समुद्री स्ट्रैटेजी का मुख्य यानी प्रथम भाग है देश के लिए एक मजबूत समुद्री ढांचा, आइलैंड का विकास, आसपास के पड़ोसियों से कनेक्टिविटी और क्षमता का विकास। दूसरे भाग में भारत के आधिकारिक क्षेत्र से बाहर का समुद्री क्षेत्र तथा श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और सेशेल्स जैसे उसके पड़ोसी देश शामिल हैं। पड़ोसी क्षेत्रों से कनेक्टिविटी को मजबूत करना आवश्यक है,
जिसका सीधा प्रभाव भारत की समुद्री सुरक्षा की क्षमता पर पड़ता है। परंतु वास्तविक चुनौती है हिंद महासागर को एक ऐसे समुदाय के तौर पर फिर से स्थापित करना जो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नींव पर बना हो। हिंद महासागर में सहयोग को आकार देकर ही भारत इसके बाहर की घटनाओं पर प्रभाव डालने की आशा रख सकता है। महासागर को ज्यादा आसान और सहयोग वाली जगह कैसे बनाया जाए, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। तीसरा भाग है भारत की पैसिफिक और वैश्विक पहुंच, जो नेट सिक्योरिटी के लिए हितों को जोड़ना और साथ ही स्थिर क्षेत्र को भी प्रोत्साहन देता है। इस बारे में पॉलिसी एक्सचेंज, कैपेबिलिटी एक्सरसाइज और कोऑपरेशन मैकेनिज्म डेवलप करने का काम अभी चल रहा है। इन सभी भागों का आपसी तालमेल ही न केवल भारत का समुद्री भविष्य बल्कि उसकी बड़ी स्ट्रेटेजिक स्थिति भी तय करेगा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी और ज्यादा समुद्री गतिविधियों के तहत भारत के पूर्वी समुद्री तट के बंदरगाहों को फिर से शुरू किया जा रहा है, लेकिन इसकी लोकेशन का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि समुद्री सुविधाओं की कनेक्टिविटी भारत की सीमाओं से आगे बढ़ाई जाए। बांग्लादेश और म्यांमार दोनों में काफी पोटेंशियल है। लाइंस ऑफ क्रेडिट देकर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू करने का काम पहले से ही चल रहा है। म्यांमार के सित्तवें बंदरगाह के लिए कलादान प्रोजेक्ट और थाईलैंड के लिए ट्राइलेटरल हाईवे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, परंतु बंगाल की खाड़ी में भी विस्तार बढ़ाने की गुंजाइश है। भारत के पास समुद्री प्रभाव को मजबूत बनाने के लिए अपने स्वयं के ऑप्शन भी हैं, जिसमें अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप आइलैंड्स का विकास सबसे ऊपर आता है। इस बाबत हमें दूसरे देशों से यह सीखना चाहिए कि वे इतनी अच्छी लोकेशन पर मौजूद ऐसे एसेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। चाहे वह सागर हो, नेबरहुड फर्स्ट हो या इंडो पैसिफिक हो, स्ट्रैटेजी घर से शुरू होती है और असल में वही प्रोग्रेस सच्ची परीक्षा होती है। दूसरी तरफ सार्क को फिर से मजबूत करना भारत की विदेश नीति के जरूरी लक्ष्यों में से एक होना चाहिए। साउथ एशिया विश्व के सबसे बिखरे क्षेत्रों में से एक है तथा यह क्षेत्र हिंद महासागर के बीच में होने के कारण इसकी खराब स्थिति क्षेत्र पर सीधे असर करती है, परंतु यही आशा है कि इस क्षेत्र में भी दूसरों की तरह नॉर्मल हालात बन जाएंगे। भारत फिलहाल बाइलेटरल और प्लूरिलेटरल पहलों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। इस बीच बिमस्टेक जैसे दूसरे ऑप्शन का विकास और बंगाल की खाड़ी पर ध्यान देना आवश्यक है। पड़ोसी क्षेत्र का विस्तार अखंड भारत को वापस पाने जैसा होगा। मौर्य और गुप्त शासनकाल के दौरान इसमें साउथ ईस्ट एशिया, गल्फ और सेंट्रल एशिया का समावेश होता था। इस क्षेत्र का आर्थिक आधार भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस क्षेत्र को सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी की जरूरत है और समुद्र इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हिंद महासागर को इतिहास में एक हाईवे के तौर पर बताया गया है, जो कई बड़े विस्तारों को जोड़ने का कार्य करता था। यह जरूरी भूमिका एक बार फिर निभाई जा सकती है। मजबूत कनेक्टिविटी भारत की कई विदेश नीति की पहलों का केंद्र है। ट्रांसनेशनल हाईवे, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट पहल, रेलवे मॉडर्नाइजेशन, इनलैंड वाटरवेज, कोस्टल शिपिंग और पोर्ट डेवलपमेंट के लिए बढ़ता कमिटमेंट इसकी गंभीरता को दिखाता है। असल में बेहतर लॉजिस्टिक्स भारत की पड़ोस तक पहुंच का मुख्य विषय बन गया है। पश्चिम के साथ भारत का अनुभव ठीक ठाक रहा है, जिसके कारण दुनिया इसे अच्छी तरह जानती है। फिर भी भारत को ईरान के चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट और इससे अफगानिस्तान को मिलने वाला समुद्री रास्ता तथा यूरेशिया के लिए एक ट्रांजिट कॉरिडोर के तौर पर ईरान की क्षमता को महत्व देना चाहिए। इसी तरह इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो रूस और यूरोप तक ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाता है, और अशगाबाद एग्रीमेंट, जो हिंद महासागर को सेंट्रल एशिया से जोड़ता है। खाड़ी और पश्चिम एशिया में होने वाले डेवलपमेंट आने वाले दिनों में और भी ऑप्शन दे सकते हैं। भारतीय समुद्री रणनीति का अर्थ है हमारे समुद्री पड़ोसियों पर ज्यादा ध्यान देना, जिसमें इतिहास और सामाजिकता आशीर्वाद है। श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और सेशेल्स के साथ पॉलिटिकल ज्यादा सहयोग और ज्यादा प्रोजेक्ट्स के द्वारा संबंध मजबूत बनाना।
उपरांत व्यापार, प्रवास, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण और सुरक्षा का एक मिलाजुला नजरिया उभर रहा है। भारत इन देशों को रडार, कोस्टल सर्विलांस इक्विपमेंट, जहाज और एयरक्राफ्ट देकर और समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर क्षमता विकास में भी सहायता कर रहा है। आज के सहयोग के एजेंडा में व्हाइट शिपिंग, ब्लू इकोनॉमी, डिजास्टर रिस्पॉन्स, एंटी पायरेसी और काउंटर टेररिज्म के साथ हाइड्रोग्राफी भी शामिल है। इन देशों के लिए यह देखना सुकून देने वाला था कि कोरोना महामारी के दौरान भारत कितनी मजबूती से उनके साथ खड़ा रहा। भारत के सुरक्षा हितों के लिए इन समुद्री संबंधों की महत्ता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह भारत को संपूर्ण हिंद महासागर में एक बड़ा आर्किटेक्चर बनाने में मदद कर सकता है। यह भी जरूरी है कि हिंद महासागर ज्यादा प्रतिस्पर्धा का मैदान न बने। समुद्रों के इतिहास की बात करें तो हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसे हजारों वर्षों से संस्कृति का लाभ मिला है। हिंद महासागर की एकता समुद्री व्यापार की लय पर आधारित थी। इसकी आर्थिक गतिविधियां सीधे प्रकृति के चक्रों से जुड़ी थीं, वहीं ये सामाजिक परंपराओं में भी शामिल थी। वास्तव में यह एक आत्मनिर्भर क्षेत्र था। इस वजह से समुद्र ने अपनी एक खास पहचान बनाई, जो गतिशीलता, स्वीकृति और आपसी मेलजोल पर आधारित थी। बाली और माई सन में हिंदू मंदिरों से लेकर चीन के फुजियान तट पर झेंगझौ तक, आचे और पूर्वी श्रीलंका में अरब समुदायों में या मेडागास्कर में वाकवाक बसने वालों में यह ऐतिहासिक विरासत हमें दिखाई देती है। इतनी सदियों के बाद भी प्रभाव के बचे हुए हिस्से हमें इसकी तेजी और जीवंतता का एहसास कराते हैं। हिंद महासागर की कहानियां इस बात का सबूत है कि पूरा माहौल साथ रहने और एडजस्ट करने का था, जहां अलग अलग तरह के लोगों का सम्मान करना ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए जरूरी था। अपनी पहचान को बेहतर ढंग से फिर से जगाने के लिए हिंद महासागर की इस विविधता को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। अगर हम रुककर सोचें तो हिंद महासागर दुनिया की सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाली आबादी की झील है, जो अटलांटिक महासागर से भी बड़ी है। कॉलोनियल दौर ने इस महासागर समुदाय को बहुत नुकसान पहुंचाया। यूरोपियन लोगों के आने से समुद्र और उसके किनारे के क्षेत्र बंट गए। उसके बाद नई नेशनल और फिर स्थानिक पहचान भी बनी। यूरोपियन मौजूदगी की वजह से समुद्री यात्रा की परंपराएं कम होती गई। कॉलोनियल राज में भारत के बंटवारे से इसका प्रभाव और ज्यादा घट गया। पहुंच और अहमियत, दोनों ही मामलों में समुद्र का आधार काफी कम हो गया, जिसने समुद्र का महत्व घटा दिया। उपरांत हिंद महासागर के तट से जुड़ी खास आर्थिक गतिविधियां और सांस्कृतिक आदतें बहुत अंदर तक नहीं फैली। गहराई की इस कमी ने संपूर्ण इकोसिस्टम को सिर्फ पानी में बदल दिया। डीकोलोनाइजेशन के बाद भी देशों ने क्षेत्रीयवाद पर ज्यादा ध्यान दिया, जिससे रीजनल और ट्रांसरीजनल कोऑपरेशन और फ्लो की अहमियत और कम हो गई। इस तरह हिंद महासागर का महत्व अटलांटिक या पैसिफिक की तुलना में घटता गया। यहाँ तक कि इसके छोटे हिस्से जैसे बंगाल की खाड़ी या अरब सागर को भी मेडिटेरेनियन, कैरिबियन या नॉर्थ सी जितना महत्व नहीं दिया जाता। इस स्थिति को बदलना होगा, जिसके लिए हमें हिंद महासागर की महत्ता को फिर से स्थापित करना होगा। इस दिशा में एक जरूरी कदम ऐसी कनेक्टिविटी बनाना है जो इस स्पष्ट पहचान को बढ़ावा दे। परंतु पिछले 5 दशकों में समुद्र के किनारे बसे देश किसी न किसी रीजनल ग्रुप में शामिल हो गए हैं, जैसे कि सार्क, बिमस्टेक, आसियान आदि। इसलिए देशों को हिंद महासागर की दिशा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देना आसान नहीं है। डिप्लोमेटिक लेवल पर इन ग्रुप्स के बीच ज्यादा बातचीत को बढ़ावा देना तथा उनके बीच की सीमा को कम करना लाभकारक साबित होगा। इसका एक अच्छा उदाहरण इंडिया म्यांमार बॉर्डर है, जहां सार्क और आसियान देश मिलते हैं। हमें यह भी मानना होगा कि मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर का कम विकास हिंद महासागर की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। जैसे जैसे एशियाई देशों के बीच सामाजिक एकता बढ़ी है, समुद्र से साइकोलॉजिकल दूरी भी कम हुई है। अंदरूनी इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हिंद महासागर की अहमियत बढ़ाने में
गेम चेंजर साबित हो सकता है। ग्लोबल ट्रेड और डेवलपमेंट में हिंद महासागर की अहमियत विस्तार से ज्यादा लोकेशन के बारे में है। एशिया के इकोनॉमिक रिवाइवल के साथ, चाहे हम इस इलाके को मार्केट के तौर पर देखें या प्रोडक्शन सेंटर के तौर पर, सामान के ट्रांसपोर्टेशन में इसने महत्व प्राप्त किया है। अब यह महासागर विश्व के समुद्री तेल व्यापार का 2/3 हिस्सा बन चुका है। दुनिया की 2.5 से ज्यादा आबादी महासागर के आसपास रहती है। दुनिया के 1/3 बल्क कार्गो और आधे कंटेनर ट्रैफिक का बिना रुकावट फ्लो सुनिश्चित करना कोई छोटी बात नहीं है। समय के साथ इसे और ज्यादा विकसित किया जाना चाहिए। भारत इस चुनौती को गंभीरता से लेता है और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाने के लिए तैयार है। हमने अपने कुछ करीबी पड़ोसियों के साथ वाइड शिपिंग एग्रीमेंट करना तथा कोस्टल और ईजेड सर्विलांस पर सहयोग करना शुरू कर दिया है। भारत समुद्री सुरक्षा के लिए रिकैप और सोमस्टेन मैकेनिज्म जैसे अरेंजमेंट में हिस्सा ले रहा है। हमने अपने पश्चिम और पूर्व दोनों तरफ पायरेसी से लड़ने में एक्टिव भूमिका निभाई है। 2008 से हमने अदन की खाड़ी और इस क्षेत्र के दूसरे समुद्री रास्तों पर एंटी पायरेसी पेट्रोलिंग जारी रखी है। इंडियन नेवी ने लगभग 50 एंटी पायरेसी एस्कॉर्ट मिशन किए हैं। दिसंबर 2015 में इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बेहतर बनाने में और हाई रिस्क एरिया को कम करने में मदद की गई है, जिससे शिपिंग इंश्योरेंस का खर्च भी घटा है। हिंद महासागर में सुरक्षा चुनौतियों से हर देश अपने तरीके से निपट रहा है। भारत के मामले में यह राष्ट्रीय क्षमताओं का परिणाम है, जिन्हें संबंधित क्षेत्रीय संस्थाओं में भागीदारी से बल मिलता है। खास तौर पर आसियान रीजनल फोरम को भारत एक बड़े प्लेटफॉर्म के तौर पर बहुत महत्व देता है। भारत श्रीलंका और मालदीव के साथ 3 तरफा सहयोग बढ़ा रहा है। नौसेना में पिछले 10 वर्षों में 35 देशों के इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम आयोन्स की लगातार बढ़ोतरी प्रोत्साहनीय विकास है। इसने समुद्री मुद्दों की समझ को बढ़ावा देने, क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने, क्षमताओं को मजबूत करने, कोऑपरेटिव सिस्टम बनाने, इंटरऑपरेबिलिटी डेवलप करने और तेजी से जवाब देने में मदद की है। भारत सिंगापुर, श्रीलंका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ कई बायलैटरल एक्सरसाइज में हिस्सा लेता है। इसके अलावा हम अमेरिका और जापान के साथ मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। हिंद महासागर के कुछ आइलैंड देशों को भारत ने नेवी इक्विपमेंट सप्लाई, ट्रेनिंग और हाइड्रोग्राफिक सर्विसेज दी है और आज इसके समुद्री दायरे में ईस्ट अफ्रीका भी शामिल है। इस अनिश्चित विश्व में गठबंधनों की महत्ता कम हो रही है। भविष्य में समान हित वाले देश साथ मिलकर काम करेंगे। यह ट्रेंड नेवल एक्सरसाइज, स्ट्रेटेजिक सलाह या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पहले से ही दिख रहा है। स्टेबिलिटी और ऑर्डर को कानून के अनुशासन से संतुलित किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए अनक्लोज के नियमों का गठन किया गया। आईओआरए ने भी इन नियमों को समुद्रों के लिए संविधान के तौर पर मान्यता दी है। वैश्वीकरण के इस समय में समुद्री व्यापार के बढ़ते महत्व को पहचानते हुए भारत इंटरनेशनल कानून के सिद्धांतों के आधार पर नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की आज़ादी और बिना किसी रोकटोक के कॉमर्स का समर्थन करता है, जैसा कि खास तौर पर अनक्लोज में दिखाया गया है। हिंद महासागर की कम्युनिटी पहचान फिर से स्थापित करने के लिए भारत ने इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन यानी आईओआरए जैसे ओशनिक फोरम की रचना की है। यह रिन्यूएबल एनर्जी और ब्लू इकोनॉमी से लेकर मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी, वाटर साइंस और ज्यादा इंस्टीट्यूशनल और थिंक टैंक नेटवर्किंग जैसी अपनी प्रवृत्ति के विकास में योगदान देता है। प्रोजेक्ट मौसम हिंद महासागर के कल्चरल, कमर्शियल और धार्मिक मेलजोल पर आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिसर्च को बढ़ावा देता है। यह ज्ञान के लेनदेन, नेटवर्किंग और पब्लिकेशन का एक स्रोत बन गया है। समुद्र की पहचान को फिर से जिंदा करने में कई और भी कोशिशें मदद करती हैं, जैसे कि आयुर्वेद और योग जैसे पारंपरिक ज्ञान, बौद्ध धर्म की यात्रा में दिलचस्पी फिर से जगाकर, नालंदा या रामायण जैसे ताकतवर सिंबल का उपयोग करके लोगों के जुड़ाव को बढ़ावा देकर हम एक ऐसे इकोसिस्टम की चेतना को जागृत करने में योगदान दे रहे हैं
जिसकी जीवंतता कभी अद्वितीय थी। हिंद महासागर का विस्तार ऐसा क्षेत्र है जहां लोगों पर केंद्रित पहल और प्रोजेक्ट ही ज्यादा टिकाऊ बनने की संभावना रखते हैं। हम कनेक्टिविटी के बारे में केवल फिजिकल दृष्टि से ही सोचते हैं, लेकिन इसके कुछ नरम पहलू भी हैं। लोगों के बीच संपर्क, धार्मिक यात्राएं और लेनदेन, विरासत का संरक्षण और सांस्कृतिक प्रचार वे पहलू हैं जो समाज के बीच जुड़ाव की भावना को बढ़ा सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम कनेक्टिविटी की चुनौती को एक समग्र दृष्टिकोण से देखें, जिसका मुख्य पहलू समुदाय केंद्रित हो। हिंद महासागर का कोई भी एनालिसिस उसके किनारों पर हो रहे डेवलपमेंट को देखे बिना पूरा नहीं होगा, चाहे वह अफ्रीका का पूर्वी तट हो या पैसिफिक आइलैंड्स। पैसिफिक आइलैंड्स समिट्स का होना और हमारे एंगेजमेंट और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बढ़ाना क्लाइमेट जस्टिस के हमारे साझा लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी है। इसी तरह हिंद महासागर के किनारे बसे पूर्वी अफ्रीकी देश, जिनके साथ हमारे पुराने संपर्क और करीबी रिश्ते हैं, उनके साथ हमारे संबंध इंडो पैसिफिक मुद्दे के लिए जरूरी हैं। हिंद महासागर संस्कृति, समाज और व्यापार का केंद्र है। इसकी कॉम्प्लेक्स बनावट और सूक्ष्म बारीकियां इसके विकास और फिर से उभरने के लिए जरूरी हैं। इसे बिजनेस की तरह नहीं, अपितु एक पार्टनर की तरह देखा जाना चाहिए, जिसका लक्ष्य एक दूसरे पर निर्भरता होना चाहिए, दबदबा नहीं। अब समय आ गया है कि हिंद महासागर की विशेषता पुनः स्थापित की जाए, जो इंडो पैसिफिक की भविष्य की संभावनाओं के लिए बहुत जरूरी है। इस मौके पर भारत की स्ट्रेटेजी इस क्षेत्र के राष्ट्रों के साथ सहयोग बढ़ाने और सुरक्षा तथा क्षमता के विकास में योगदान देने वाले राष्ट्र के तौर पर होनी चाहिए। अंततः यह विस्तार संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की हमारी गौरवशाली परंपरा का एक समुद्री रूप है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंडों के सम्मान का संदेश भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जहां भारत का व्यवहार शब्दों से ज्यादा बोलता है। अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्तियों का जवाब देना और अंतरक्षेत्रीय लोगों के साथ नए समीकरण स्थापित करना एक उभरती हुई शासन व्यवस्था को आकार देगा। हमारा ध्यान नए भागीदारों के साथ समझ बनाने पर होना चाहिए। आसियान को भारत प्रशांत में अपने स्थान के बारे में आश्वस्त करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यदि हम भारत के इंडो पैसिफिक अप्रोच की बात करें, तो 2018 के सिंगापुर शांग्रीला डायलॉग में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में इसे देख सकते हैं, जिसका विजन एक आजाद, खुले और सबको साथ लेकर चलने वाले क्षेत्रीय विस्तार का है। इसके केंद्र में साउथ ईस्ट एशिया है, जो 2 समुद्रों को जोड़ता है। यह एक कॉमन रूल बेस्ड ऑर्डर में विश्वास पर आधारित अप्रोच है, यानी कि सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत समुद्र और हवा में कॉमन जगहों के इस्तेमाल का बराबर अधिकार है। स्वतंत्र नेविगेशन, बिना रुकावट के व्यापार और झगड़ों का शांति से निपटारा सुनिश्चित होगा। इस विजन का आर्थिक हिस्सा सभी को समान तक देता है, जबकि कनेक्टिविटी ने भरोसे और संप्रभुता, ट्रांसपेरेंसी, वाइबिलिटी और टिकाऊ विकास के महत्व पर जोर दिया। असल में यह सहयोग वाले एशिया का आह्वान था। इंडो पैसिफिक का भविष्य कई तरह की चुनौतियों से घिरा हुआ है। भारत के लिए यह क्षेत्र चीन के साथ हमारे संबंध और पश्चिम के साथ हमारी पार्टनरशिप का एक जरूरी हिस्सा है। रूस के साथ आर्कटिक क्षेत्र के व्यापार से नई संभावनाएं बन सकती हैं। जापान, आसियान और ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी के मजबूत भविष्य के लिए इंडो पैसिफिक बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्र ने 2 सदी पहले ग्लोबल पॉलिटिक्स तय की और फिर उसकी अहमियत कम हो गई। हमने वैश्विक परिवर्तन के चलते इस क्षेत्र की महत्ता को भुला दिया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक क्षेत्र जो भूतकाल में व्यापार की शान हुआ करता था, उसका पुनरुदय कितना आवश्यक है। वैश्विक परिवर्तन के साथ कुछ बदलाव होना स्वाभाविक है। इस क्षेत्र के अधिकार पर वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी लंबे समय से चर्चा में है। चीन एक नए तरह के ग्रेट पावर संबंध की वकालत करता है, जिसे उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के जरिए विश्व के समक्ष रखा है।
ऐसे में यह आवश्यक है कि भारत भी इस क्षेत्र को लेकर अपने विजन और स्ट्रेटेजी को स्पष्ट रूप से विश्व के समक्ष प्रस्तुत करे। भारत को अपने विचार तथा नैरेटिव को विश्व मंच पर मजबूती से रखना होगा और इसी तरह द इंडिया वे भारत के एक वैश्विक महासत्ता बनने का रास्ता तय करेगा। तो मित्रों, यह था द इंडिया वे के अंतिम प्रकरण द पैसिफिक इंडियन का सारांश। इसी के साथ यह पुस्तक यहीं पर समाप्त होती है। यह पुस्तक इतिहास और परंपरा के संदर्भ में भारत को एक सभ्यतागत शक्ति के रूप में विश्व मंच पर अपनी जगह पुनः हासिल करने का मार्ग प्रदर्शित करती है। यह भारत की बदलती विदेश नीति और वैश्विक नेतृत्व की यात्रा का एक आधिकारिक दस्तावेज है। इससे हमें भारत के भविष्य की ओर कार्य करने का योग्य मार्गदर्शन मिलता है। इसके साथ ही यह भी सिखाती है कि इतिहास केवल एक विषय नहीं है। यदि इससे सीखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी पाठशाला है हमारा इतिहास। तो मित्रों, आप अगली कौन सी पुस्तक का सारांश चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपकी मित्र एरा फिर मिलूंगी एक नई पुस्तक के सारांश लेकर। तब तक आप सब खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।